नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। खबरदार में पहली खबर, पाकिस्तानी टीम में भारत से हार के साइड इफेक्ट्स का सिलसिला चल पड़ा है। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पूर्व कप्तान इमरान खान से शाहिद अफरीदी की शिकायत करते हुए दिख रहे हैं। किस तरह एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ये तस्वीर उसकी गवाही देती है। इस वीडियो में पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान से अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर शिकायत कर रहे हैं और इमरान खान उन्हें नंबर 3 पर खेलने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर को बेहतर करने की बात करें जिसमें आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर जाना चाहिए, क्या कहना है इस पर आपको? वो तो हर रात गई बात गई, वो तो कल की बात है थी मैच की। इस वीडियो के सामने आने के बाद कोलकाता में मौजूद पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान भी नाखुश हैं। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर तो उमर अकमल को टीम से ही बाहर कर देने की नसीहत दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस वीडियो ने पाकिस्तान को भारत से मिले हार वाले जख्म पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। आज तक ब्यूरो। वर्ल्ड T20 में भारत के हाथों करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हार के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। भारत की विराट जीत से बौखलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान शाहिद अफरीदी और कोच से लेकर सिलेक्शन टीम तक को सजा देने का मन बना लिया है। One run needed. There the run. So many times Dhoni hitting the winning runs in a crucial game. T20 विश्व कप में भारत से एक बार फिर हार का स्वाद चखने वाली पाकिस्तानी टीम को उसका क्रिकेट बोर्ड सजा की कड़वी डोज देने की तैयारी कर चुका है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप के बाद आफरीदी की कप्तानी छीनने का पक्का फैसला कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद आफरीदी संन्यास ले लें। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया में आफरीदी के मुंह से निकले भारत प्रेमी बोलों से पहले ही खफा था। इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। तो हम तो हमेशा क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी ने भारत के खिलाफ T20 मैच में 14 बॉल पर 8 रन बनाए थे। वैसे उनके नाम T20 वर्ल्ड कप का एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी है। अब तक हुए T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के 32 मैचों में 5 बार बिना खाता खोले पेविलियन लौट चुके हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम से ही आउट करने का मन बना लिया है। वैसे आफरीदी अकेले नहीं हैं जो भारत से पाकिस्तान की हार के साइड इफेक्ट्स झेलेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की पूरी सिलेक्शन टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक पीसी चेयरमैन शहरयार खान ने ये संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को T20 वर्ल्ड कप के बाद भंग किया जा सकता है। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हारून रशीद के खिलाफ कई अन्य सिलेक्टर्स ने अपनी मनमानी से टीम चुनने का आरोप लगाया है। कप्तान आफरीदी और सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ पाकिस्तानी कोच को भी भारत से हार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही टीम के कोच वकार यूनुस का करार भी खत्म कर देने की तैयारी कर ली है। आज तक ब्यूरो। ये क्रिकेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। खैर, उम्मीद तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी नहीं थी कि लगातार उनके रिकॉर्ड में और इजाफा हो जाएगा हार होने का, लेकिन हुआ ऐसा ही। वजह विराट कोहली। खैर, बात करते हैं देश में बनती राजनीति की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी प्रधानमंत्री के लिए बोली और प्रधानमंत्री देश और बीजेपी दोनों के लिए बोले। पार्टी ने उनकी जमकर तारीफ की और उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में कई सारी चीजें निकलकर सामने। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 22 महीने में अभी तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया कोई हमारे ऊपर। 2 दिनों तक दिल्ली में चली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे और मोदी ने कहा कि नकारात्मक फैलाने वाले अपने मकसद में लगे हुए हैं।
लेकिन सरकार अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगी। बैठक में कहा गया कि सरकार का उद्देश्य अच्छा प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और विकास है। सबका साथ, सबका विकास के मूल उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रही है। मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए काम जारी है। गांव, गरीब, किसान हित के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति और सभ्यता के लिए काम किए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की आलोचना नहीं सही जाएगी। हमारी राष्ट्रवादी सोच है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, इंडस्ट्रियलिस्ट थॉट है हमारा। इसलिए राजनीतिक विरोध को हम सहज रूप से स्वीकार करते हैं, परंतु हम राष्ट्र विरोध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक में वेंकैया नायडू ने जो प्रस्ताव पेश किए उसमें मोदी को विकास की ओर बढ़ते हुए देश का प्रणेता बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के लिए एक वरदान है, एक मसीहा के तौर पर भेजे गए हैं, जो भारत को तमाम बाधाओं से बाहर निकालने के काम में दिन रात लगे हुए हैं। कि इस देश में एक दौर था कि जिसमें सरकार बिना किसी दिशा के चल रही थी और उसके विकल्प के रूप में एक डिसाइसिव लीडरशिप वाली सरकार आई है, जिसका मूल उद्देश्य इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन है। कार्यक्रम में मोदी ने सरकार और देश की बात की और पार्टी ने मोदी की बात की। मोदी ने कहा कि सरकार के कामकाज को कार्यकर्ता जन गण मन तक ले जाएं। पार्टी ने कहा कि मोदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जन गण मन तक अपनी गूंज फैलाने में कामयाब रहे हैं। जेएनयू और भारत माता की जय जैसे विवादित मुद्दे सामने आने के बाद बीजेपी ने आज माना कि राष्ट्रवाद उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इस मुद्दे को ऐसे ही आगे लेकर बढ़ा जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस के 9 बागी विधायक गुड़गांव में डटे हुए हैं, लेकिन पार्टी इस तमाम घमासान के लिए बीजेपी को कसूरवार ठहरा रही है। राजनीतिक घमासान देवभूमि उत्तराखंड में मचा है, लेकिन जंग की धूल दिल्ली की सियासी दीवारों पर जम रही है। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार से बगावत कर दिल्ली पहुंचे 9 कांग्रेसी विधायक फिलहाल गुड़गांव के एक 5 सितारा होटल में डेरा डाले बैठे हैं। अगुवाई कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और इंतजार राष्ट्रपति के बुलावे का हो रहा है। उनके बागी तेवरों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं साथ में मौजूद बीजेपी के 27 विधायक। उत्तराखंड में कांग्रेस से किनारा करने वाले बर्खास्त मंत्री हरक सिंह रावत सीएम हरीश रावत और पार्टी हाईकमान से नाराज हैं, तो वहीं अपना कुनबा बिखरते देख मुख्यमंत्री को खोट बीजेपी में दिखाई दे रहा है। राजनीतिक उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी दिल्ली से देहरादून सचिवालय पहुंचे। रविवार को सचिवालय तक खुलवाया गया। यहां तक कि बागी मंत्री हरक सिंह रावत के विधानसभा दफ्तर और दफ्तर में उनकी फाइलों की छानबीन की गई। खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के घर में बगावत की बयार बह रही है, लेकिन पार्टी बीजेपी को दोषी करार देकर कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट में अपना उद्गार निकाला। झट जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिला। बिहार में नाकाम होने के बाद खरीद फरोख्त, पैसे और ताकत के बेजा उपयोग के जरिए चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना बीजेपी का नया मॉडल दिखाई देता है। हमारे लोकतंत्र और संविधान पर यह हमला पहले अरुणाचल प्रदेश में और अब उत्तराखंड में मोदी जी की बीजेपी का असली चेहरा है। उनके अपने अंतर्विरोध हैं और अपने अंतर्विरोधों की वजह से वो एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो दूसरा गिराने की योजना बनाता है। उत्तराखंड विधानसभा की कुल 71 सीटों में से 36 कांग्रेस के पास है और 28 पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 9 कांग्रेसी विधायकों के बागी होने से बहुमत का समीकरण बिगड़ चुका है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिसका उन्हें 26 मार्च तक जवाब देना है। हरीश रावत के लिए फिलहाल राहत यही दिख रही है कि 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत मान्यता मिलने मुश्किल है
और विधायकी रद्द होने की सूरत में उन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं मिलेगा। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। इस सब के बावजूद सूफी समारोह में अमन के तराने गाए गए, लेकिन पाक आतंक का राग अलापना बंद नहीं कर रहा है। लश्कर तैयबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आतंकवादी तैयारियां की जा रही हैं। आतंकियों की जो कॉल है उसको इंटरसेप्ट किया गया है और उससे जानकारी मिली। कश्मीर में आतंकी हमले का नया अलर्ट। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लश्कर। 10 आतंकियों के साथ आतंकी हमला करने की साजिश का पर्दाफाश। आतंकी अबू दुजाना के नापाक मंसूबों का ब्लूप्रिंट डिकोड। सेना के हथियार लूट कर लाओ, 1 लाख का इनाम पाओ। हिंदुस्तान में पाकिस्तान आयोजित आतंकवाद फैलाने वाला लश्कर तैयबा एक बार फिर कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। आज तक के पास आतंक की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है, जिसके मुताबिक हाल ही में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में बचकर भाग निकला लश्कर का कमांडर अबू दुजाना कश्मीर में खून की होली खेलने की साजिश रच रहा है। अबू दुजाना का साथ देने के लिए लश्कर ने 10 आतंकियों की एक टीम भी तैयार कर ली है, जिसके जरिए लश्कर कमांडर अबू दुजाना भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स पर हमले की फिराक में है। इसके लिए अबू दुजाना को पाकिस्तान में बैठे लश्कर के टॉप आतंकियों से निर्देश मिल रहे हैं। आज तक के पास मौजूद खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर का आका सैफुल्लाह साजिद जट अबू दुजाना को निर्देश दे रहा है। लश्कर की इस आतंकी साजिश का खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसियों को आतंकियों की कॉल इंटरसेप्ट करने से मिली है, जिसमें सैफुल्लाह साजिद नट कश्मीर में लश्कर के लिए काम कर रही फातिमा का व्हाट्सएप नंबर भी दुजाना को दे रहा है। इंटरसेप्ट की गई आतंकियों की कॉल नंबर 1। फातिमा का व्हाट्सएप नंबर भेजो 908673। बातचीत करने में होशियार रहो, क्योंकि उसका नंबर एक्सपोज हो चुका है। फातिमा से बातचीत के लिए एक नया सिम खरीद लो। इसके बाद 14 मार्च को भी कश्मीर में लश्कर कमांडर दुजाना और पाकिस्तान में लश्कर के आका साजिद के बीच दोबारा बातचीत हुई। इंटरसेप्ट की गई आतंकियों की कॉल नंबर 2। हथियारों का इंतजाम करवाओ। 2 सहयोगियों को हथियार की खेप लेने के लिए तैयार करो। यानी पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी कश्मीर में अबू दुजाना को हथियारों की सप्लाई करने की फिराक में है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक दुजाना हथियार हासिल करने के लिए भारतीय सेना के कैंपों पर भी हमले की साजिश रच रहा है। इसके लिए दुजाना ने बाकायदा अपने 10 आतंकियों को ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। लश्कर ने अपने आतंकियों के लिए भारतीय फौज से हथियार लूटो और इनाम पाओ की स्कीम भी शुरू की है, जिसके मुताबिक AK-47 लूट कर लाने पर 1 लाख रुपए का इनाम नगद पाने का लालच दिया जा रहा है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान की सरकारें दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दहशतगर्द इस रिश्ते को खटाई में डालने का प्रयास कर रही हैं। और इसी के तहत लश्कर के आतंकियों ने रचा है प्लान AK-47, यानी हथियारों की लूटपाट करके सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करना। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। महाराष्ट्र के लातूर में पानी के लिए आपातकाल लागू है। सूखे ने हालात इतने बदतर कर दिए हैं कि डीएम ने पानी के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यानी पानी के टैंकर के आसपास एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। महाराष्ट्र के लातूर में पानी के लिए खून बहने की नौबत है। हर बूंद के हकदार मैदान में कमर कसकर खड़े हैं। हालात इतने विस्फोटक हो गए हैं कि इससे निपटने के लिए जल आपातकाल जैसी स्थिति हो गई। शहर में ऐलान है कि पानी के टैंकर के पास एक साथ 5 लोग ना जुटे। डरिए कहीं पानी के चक्कर में बलवा ना हो जाए। लातूर के जिला प्रशासन ने हालात को भांपते हुए 31 मई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत पानी टैंकों के आसपास
5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में जिले के सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें जिले के पानी टैंकर भरने वाले स्थान, सार्वजनिक कुएं, पानी टैंकर चलने वाले रूट और पानी टैंक शामिल हैं। घटना घडल्या होत्या ज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न झालेला होता। त्याला प्रतिबंधात्मक म्हणून हा आदेश काढण्यात आलेला आहे। अभी तो गर्मी ने अपनी पूरी तपिश दिखाई भी नहीं और हालात इस कदर बदतर हो गए। कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर टाल मटोल और वक्त रहते पुख्ता हल न सोचने का आरोप मढ़ा। सवाल उठता है कि क्या पुलिस के पहरे और डंडे के जोर पर पानी की कमी से सूखे गले तर हो पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या फडणवीस सरकार को और ज्यादा तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? मुनीश चंद्र पांडे, लातूर, आज तक। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्रिकेट खेल रहे थे। सभी उनकी सुरक्षा में एक दो नहीं बल्कि कई बार सेंधमारी हुई। दूसरा मामला यह भी है कि अखिलेश राज में क्या जरूरतमंदों की आवाज अनसुनी की जाती है। पूरा मामला आपको क्या है बताते हैं। और गेंदबाजी में परिवर्तन, मुख्यमंत्री स्वयं आ गए हैं गेंदबाजी में। सरकार चलाने के महारथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्रिकेट के भी शानदार खिलाड़ी हैं। तभी तो अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधी टीम के कई बल्लेबाजों को चलता किया। लखनऊ के लॉ मॉनिटर ग्राउंड में CM11 बनाम IS11 के बीच T20 का मैच चल रहा था। लेकिन तभी बीच मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, CM साहब को भी। एक फरियादी अपनी एप्लीकेशन लेकर आई है मुख्यमंत्री के पास। एक महिला पिच के पास सीधे अखिलेश यादव तक पहुंच गई। हाथों में फरियाद के पन्ने और गोद में दुधमुहा बच्चा। हर कोई हक्का बक्का रह गया। फरियादी महिला माननीय CM के पैरों में गिर गई। खेल रुक चुका था। मुख्यमंत्री ने हाथों में महिला के लायक कागजात लिए और उसे घर पर आकर मिलने का वक्त दिया। फटाफट क्रिकेट फिर से शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से एक शख्स हाथों में अपना बच्चा लिए फील्डिंग करते CM साहब के पास पहुंच गया। अफरा तफरी मची। सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को घेर लिया। बच्चे के साथ शख्स मैदान पर गिर पड़ा। डैमेज कंट्रोल के लिए आनन फानन में सीमा रेखा पर CM के गार्ड्स का घेरा लग गया, लेकिन तब तक CM की सुरक्षा में सरेआम 2 बार सेंधमारी हो चुकी थी। सवाल सिर्फ सुरक्षा में सेंध का नहीं है, बल्कि ये भी है कि क्या सरकार जरूरतमंदों की आवाज को अनसुना करती है? आखिर क्यों 2 लोगों को अपनी फरियाद इस तरीके से पेश करनी पड़ी? इन 2 फरियादियों का मैदान के बीचों बीच पहुंच जाना सुरक्षा में एक बड़ी खामी माना जाएगा, लेकिन फिर भी नर्मदिली दिखाते हुए CM अखिलेश यादव ने अपने अफसरों से इन दोनों ही फरियादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से मना किया है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हाथियों के कोहराम से हड़कंप मच गया। जिले के मुंतेश्वर गांव में 2 हाथियों ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कैसे एक शख्स को हाथी हवा में उठाकर फेंक रहा। वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद विशेष